यस बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन क्लास ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर हमारा कौन सा है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही खत्म किया है, कंप्लीट किया है, तो आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले, एज यू नो वेरी वेल, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी दो कैटेगरीज है? वन इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल एंड अदर इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और सेकंड कैटेगरी क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो है कि जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, जो कभी भी खत्म नहीं होते, उनको जितना मर्जी यूज कर लो, वो मिलियन ऑफ ईयर तक चलते ही जाएंगे। जैसे कि आपकी एग्जांपल यहाँ पर है सोलर एनर्जी, राइट? सोलर एनर्जी यानी कि जो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? सन से मिलती है। वो एनर्जी अनलिमिटेड है, वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हुई और ना कभी खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कौन से कैटेगरी के अंदर आती है? इनएग्जॉस्टेबल। अब सेकेंड कैटेगरी है हमारी बेटा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब है जो यूज करने पे खत्म हो जाएगा। जो हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अगर वो खत्म हो गए तो क्या वो दोबारा बन जाएंगे, और क्या वो अगर खत्म हो गए कि दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर वो खत्म हो गए और दोबारा से रीगेन हो गए तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर वो खत्म हो गए तो दोबारा से अपने आप रीगेन होते रहे, यूज करने के बाद दोबारा से रीगेन होते रहे, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा एग्जांपल है यहाँ पर रिन्यूएबल में फॉरेस्ट, और सेकेंड हमारी एग्जांपल क्या है? वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये ऐसे रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट तो हो जाएंगे लेकिन अपने आप दोबारा क्या हो जाएंगे? रीगेन। अब इसी के अंडर कैटेगरी में आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का बच्चे मतलब है कि अगर एक बार वो एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा कभी भी नहीं बनेंगे, या उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर कि उनको बनने में क्या लगेंगे? मिलियन ऑफ ईयर्स। और मिलियन ऑफ ईयर किसी की लाइफ होती नहीं है, तो उसकी लाइफ में एक बार वो रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो वो रिसोर्सेज दोबारा नहीं बनेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके अंदर आपकी एग्जांपल क्या है? कोल है, और दूसरी क्या है? पेट्रोलियम, राइट? और इन्हें हम कोल और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कोल और पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम हमारे ऐसे रिसोर्स हैं, अगर एक बार वो यूज हो गए और वो यूज होने से फिनिश हो गए तो उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? ये डाउट क्लियर हो गया? ये कैटेगरी आपकी क्लियर हो गई? अब आपके सिलेबस में है क्या कह रहे? रीजन डीजल। हाँ बेटा, जो कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है बेटा। डीजल भी नॉन रिन्यूएबल है, राइट? तो
ये अगर एक बार खत्म हो गए तो इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो आपके सिलेबस में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है? आपके सिलेबस में है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और सेकेंड आपके सिलेबस में है वाटर, और थर्ड डिटेल में फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और सेकेंड कैटेगरी आपके सिलेबस में है वाटर, और थर्ड कैटेगरी आपके सिलेबस में क्या है बच्चे? कोल एंड पेट्रोलियम, राइट? कोल एंड पेट्रोलियम, वाटर और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर हमारे पास है वैरायटी ऑफ स्पीशीज। वैरायटी ऑफ किसकी स्पीशीज? प्लांट्स की स्पीशीज, वैरायटी ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज, और फॉरेस्ट हमारे बहुत सारे एनिमल्स का क्या है? घर है, हैबिटेट है। और अगर हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को आपने स्टडी किया था ऑलरेडी, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में आपने सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन करा था, दैट इज फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, राइट? आपने बहुत ही आसान, ये चैप्टर है, आपने बहुत ही जनरल चैप्टर है आपके सिलेबस में, इसलिए है हर साल एक ऐसा जनरल चैप्टर सिलेबस में क्यों होता है? क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन हो, तो आप लोग अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करोगे तभी फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो आप लोगों को डे बाय डे याद करवाने के लिए कि ये नेचुरल रिसोर्सेज अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे। सो यू शुड बी अवेयर कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज भी करना है और अगली जनरेशन के लिए सेव भी करना है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी कि जब हमें उसकी जरूरत नहीं है नेचुरल रिसोर्स की, तब हम उसको यूज ना करें। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार आपने एड भी देखी होगी, वो एड का पर्पस भी यही है। एक बार एक बच्चा अपने फादर के साथ कहाँ जा रहा होता है? कार में जा रहा होता है। रेड लाइट आ जाती है और कार स्टॉप हो जाती है, तो उसका फादर जो कार है उसको ऑफ नहीं करता, ठीक है, ऑन ही रहती है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बहुत रिच हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की। तो उसका बेटा उसको क्या कहता है कि पापा बड़े होके ना मैं साइकिल रिपेयर का शॉप खोलूंगा। तो उसने बोला कि साइकिल रिपेयर की शॉप क्यों खोलेगा? उसने बोला तू साइकिल रिपेयर की शॉप क्यों खोलेगा, तू कार का शोरूम खोलियो। वो कहता मैं कार का शोरूम कैसे खोल सकता हूँ, कार खरीदेगा कौन? कहते कार क्यों नहीं कोई खरीदेगा? कहता हमारी जनरेशन के लिए पेट्रोल ही नहीं बचेगा, तो अगर पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, तो कार की क्या जरूरत है? तब उसके फादर को रियलाइज होता है कि रेड लाइट पे हमें कार को क्या करना है? बंद कर देना है, क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो एक बार अगर खत्म हो गए तो वो दोबारा नहीं बनेंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज को सेव भी करना है और यूज भी करना है। समझ आ गई? तो बिल्कुल वैसे ही आपका जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्स है, या वाटर नेचुरल रिसोर्स है, या आपका कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है, आपको उसे यूज भी करना है और उसको आपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव भी करना है, यानी कि वेस्ट नहीं करना। तो हमारे को पता है कि हमारे को फॉरेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, वुड से हमारे फर्नीचर्स बनते हैं, डोर्स बनते हैं, विंडोज बनती हैं, वेरी कॉमन। और पेपर इंडस्ट्री जो है वो सारी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, और फूड हमें मिलता है, जितने भी हम प्लांट पार्ट कंज्यूम करते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। और जितने भी कार्निवोर हैं या ओमनिवोर हैं वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर, इजंट इट? उसके बाद आज हमारी जितनी भी मेडिसिन की आयुर्वेदा इंडस्ट्री है, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो सारी कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। जितने भी, आप जैसे कोविड सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन में हमारी वैक्सीन नहीं आई, ठीक है, जितनी देर तक हमारी वैक्सीन नहीं आई, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को क्या इंस्ट्रक्शंस दी? यूज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के वो हम जो अपने
जितने भी हमारे किचन के अंदर स्पाइसेस है, जीरा है, या जितने भी और हमारे प्लांट पार्ट है, उनको आप यूज करके काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। हमें हल्दी का यूज करना चाहिए। जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। और हमारी इस बात को सारे ही कंट्रीज ने फॉलो किया। जब मेडिसिन नहीं थी तो जो लोग क्योर हो जाते थे वो अपनी इम्यूनिटी कहां से बनाते थे? वो हम अपनी इम्यूनिटी आंवले से बनाते थे। विटामिन सी होता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में होता है? आंवला में होता है। कभी आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा, पढ़ते हो अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो एक बार एक आर्टिकल आया था कि अगर हम 12 ऑरेंजेस खाते हैं, अगर हम कितने ऑरेंजेस खाते हैं एक दिन में? 12 ऑरेंजेस, उसके अंदर जितना विटामिन सी होता है दैट इज इक्वल टू 1 आंवला। वो विटामिन सी किसके बराबर होता है? एक आंवले के विटामिन सी के बराबर होता है। तो सोचो कितना रिच सोर्स है विटामिन सी का आंवला। तो ये किसका प्रोडक्ट है? प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, जितना भी विटामिन सी इम्यूनिटी के सोर्स है, हल्दी है, और ये सारे प्रोडक्ट्स लोगों ने यूज किए जब तक कि हमारे केमिकली मेडिसिन नहीं आई। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये आयुर्वेदा पे जो लोग विश्वास करते हैं, आज जितना भी हमारे पास रिसर्च होकर आई है कि हमारा जो सारी डिजीजेस का ट्रीटमेंट है वो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स में ही है। तो वो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हमें कहां से मिलते हैं? हमारे फॉरेस्ट है, हमारी वाइल्ड लाइफ है जो उसके उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट को, हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को क्या करना है? सेव करना है, यूज भी करना है, सेव भी करना है। जब इन सारे फंक्शंस के लिए अवेयरनेस आई, लोगों के अंदर अवेयर हुए लोगों को पता चला कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारी एयर का प्यूरिफायर है। हम घर पे वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं ना, घर पे वाटर प्यूरिफायर लगता है, तो घर पे वाटर प्यूरिफाई करके क्यों पीते हो? ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो, आपकी बॉडी के अंदर सारे टॉक्सिन रिमूव हो जाए। बिल्कुल वैसे ही हमारी एयर को प्योरीफाई कौन करते हैं? प्लांट्स हमारे एयर का प्योरीफायर है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को क्या करना है? सेव। जब ये सारी अवेयरनेस अंदर स्प्रेड हुई, लोगों को प्लांट्स के बेनिफिट का पता चला, तो सबसे पहले एक लेडी जिसका नाम क्या था? अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था बेटा उस लेडी का? अमृता देवी बिश्नोई। कहाँ रहती थी वो रहती थी कजराली विलेज में। वहां रहती थी बेटा वो कजराली विलेज में। नाम क्या था उसका? अमृता देवी। वो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। 1731 में उस लेडी ने सोचा कि अगर प्लांट्स के इतने बेनिफिट्स हैं, प्लांट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्लांट्स को क्या करना है? सेव। तो उसने अपने मन में एक प्रॉमिस किया कि मैं अपने एरिया के, अपने विलेज के ट्रीज को कटने नहीं दूंगी। मैं लोगों को अवेयर करूंगी, इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और अपने एरिया के ट्रीज को बचाऊंगी। क्या होता था बेटा? जो लोकल पब्लिक होती थी, लोकल पब्लिक मतलब नियर टू दैट एरिया, वो क्या करती थी? रात को जब अंधेरा हो जाता था तो वो क्या करती थी? अपने घर की कुकिंग के लिए, फायर के लिए क्या इकट्ठा करती थी? वुड इकट्ठा करती थी। वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती थी। रात को गए, लकड़ियां काटी, उसका गट्ठड़ बनाया और उसको सर पे रखा और रखकर ले आए और सारा दिन उससे कुकिंग करी। उन्होंने डिस्पाइट कि उनको कोई लेना देना नहीं था कि हम इतनी वुड को काट रहे हैं, हम नए ट्रीज नहीं लगा रहे, हम नए प्लांट्स नहीं लगा रहे, हम इतनी वुड को वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन को ये रिसोर्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये तो लोकल पीपल की बात बता रही हूँ, और दूसरी बात किसकी बता रही थी? जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनको अपनी वुड इंडस्ट्री रन करनी थी, जिनको अपनी पेपर इंडस्ट्री रन करनी थी, तो वो क्या करते थे बेटा? वो बहुत बड़े बड़े जो है
थे ट्रीज, चाहे वो टीक वुड के हों, चाहे वो कॉस्टली कितनी वुड हो, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स भेजते थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर उनका जाता था और बड़े बड़े ट्रक्स भर के वो उसको काटता था, ट्रीज को लोड करता था और नेक्स्ट डे नेक्स्ट एरिया में चला जाता। ठीक है, इस तरीके से वो सारे फॉरेस्ट को क्या कर रहे थे, या प्लांट्स को क्या करते जा रहे थे, डैमेज। तो इस लेडी ने क्या किया, 363 लोगों का ग्रुप बनाया। अल्टीमेटली लास्ट में इसके पास कितने लोग जुड़ गए थे, 363 पीपल का इसने लीड किया ग्रुप को। He led the group of 363 people. उसने 363 पीपल का जो उसने ग्रुप बनाया, उनका काम क्या था, वो जगह जगह जाते थे और जाकर घर घर जाकर लोगों को अवेयर करते थे कि हमें अपने ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, ये ट्रीज के बेनिफिट्स हैं। और इस तरीके से उसने लोगों को अवेयर भी किया, वहां के ट्रीज को कटने से बचाया भी, एफॉरेस्टेशन भी की, लोगों को इसकी नॉलेज भी दी। और इस काम के लिए इस लेडी को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। इस काम के लिए इस लेडी को क्या मिला, इस काम के लिए इस लेडी को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। आज बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोग जॉब्स लेते हैं, जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, दिल्ली में अमृता देवी बिश्नोई के नाम का इंस्टीट्यूशन है, वहां पर लोग स्टडी करते हैं, वहां से उनको प्लेसमेंट मिलती है, इस फील्ड में जॉब्स मिलती हैं। आज भी इस लेडी की के बारे में क्यों बताया जाता है, क्योंकि इसने एक सोशल वर्क किया था, लोगों को अवेयर किया था, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताई। ठीक है, और जब ये सक्सेसफुल हुई तो एक और आंदोलन चला जिसको क्या बोला, हक मूवमेंट। क्या बोला इसको, हक मूवमेंट, या इसको बोला चिपकू आंदोलन, हक मूवमेंट। कीप क्वाइट एवरीवन। इसे क्या बोला, हक मूवमेंट बोला और चिपकू आंदोलन बोला। इसमें क्या होता था, ये मूवमेंट कहां स्टार्ट हुई थी, रेनी विलेज में। कहां स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट बेटा, रेनी विलेज में। रेनी विलेज कहां था बेटा, गढ़वाल में। गढ़वाल एरिया कहां है, हिमालयास में। हिमालयास के गढ़वाल एरिया में रेनी विलेज के नाम से ये मूवमेंट उस एरिया में, उस छोटे से स्मॉल विलेज में मूवमेंट जो है वो क्या हुई, स्टार्ट हुई। और उसको हक मूवमेंट के नाम से या चिपकू आंदोलन के नाम से आज भी स्टडी किया जाता है। क्या थी ये मूवमेंट, इस मूवमेंट में क्या था, इस मूवमेंट में वहां के लोगों ने प्रण किया कि हम अपने एरिया से ट्रीज को कटने नहीं देंगे। तो वो क्या करते थे, जब कॉन्ट्रैक्टर ट्रीज को काटने आता था तो वो ट्री अपनी आर्म्स से ट्रीज के इर्द गिर्द घेरा बना लेते थे और क्या कहते थे, हमें काटो पहले, ट्रीज को काटने से पहले, ट्रीज को काटने से पहले हमें काटो। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर वहां से चला जाता था और उन्होंने अपने एरिया के ट्रीज को काटना सेव। लेकिन एक दिन, जब दिन के टाइम पे जेंट्स जितने भी उस एरिया के मेंस थे वो कहां गए हुए थे, काम पे गए हुए थे। ऑल द मेन एट वर्क। जब सारे लोग कहां गए हुए थे, काम पे गए हुए थे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने सोचा कि इस टाइम पे हम जाकर ट्रीज को काटेंगे। इस टाइम पे जाकर हम इसको काटेंगे, ट्रीज को काट देंगे। तो उस टाइम पे वहां की उस एरिया की जितनी भी लेडीज थी, वुमेन, वो अपना काम छोड़कर अपने ट्रीज को बचाने के लिए भाग गई और उन्होंने जाकर अपने बच्चों के साथ उसकी जो ट्रीज थे उनकी अपनी आर्म्स से उसको क्लैस्प कर दिया, यानी कि उसका घेरा बना दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें काटो पहले, ट्रीज को काटने से पहले। तो इस तरीके से वहां की लेडीज ने, वहां की वुमेन ने अपने एरिया में ट्रीज को काटने से बचाया।
आई मेरी बात समझ। तो इस बातों से फिर क्या हुआ, फिर सब लोगों में अवेयरनेस आई कि अगर लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को मरवा सकते हैं, अपनी जान गंवा सकते हैं, लोग ये कह सकते हैं कि ट्रीज को काटने से पहले हमें काटो, तो सोचो ट्रीज कितने इम्पोर्टेंट होंगे। आई बात नहीं समझ में नहीं आई? बोलो, कोई ऐसा कह सकता है कि पहले हमें काटो अगर हमारे एरिया के ट्रीज को काटना है? तो उस तरीके से बेटा वहां के लोगों में इतनी अवेयरनेस आई कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है। तब क्या हुआ, उसके बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और उस प्रोग्राम का नाम क्या था, सिल्वीकल्चर। राइट, क्या नाम था, सिल्वीकल्चर। क्या था ये सिल्वीकल्चर प्रोग्राम? ये एक ऐसा प्रोग्राम था, आकाश तुम्हें नहीं पढ़ना तो जाओ यहां से। सिल्वीकल्चर एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें क्या मोटिव क्या था इसका, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। क्या बोला मैंने अभी? आकाश बोलेगा हाँ, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। क्यों ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, बताना जरा। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो होते रहे खत्म, क्या फायदा इसके खत्म होने से, हमें क्या लॉस है? यस, क्योंकि हमारे ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। और अगर ये अगर ये कट गए तो हमारा जो है वो साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए उसके बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिस प्रोग्राम का नाम क्या था, सिल्वीकल्चर। क्या प्रोग्राम बेटा स्टार्ट किया गया, सिल्वीकल्चर। ये प्रोग्राम का मोटिव क्या था कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करो। इसका मोटिव क्या था, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करो, क्योंकि ट्रीज से हमें बहुत बेनिफिट। आजकल हर इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूल में क्या मनाया जाता है, सिल्वीकल्चर के प्लेस पे वन महोत्सव। ठीक है ना, सुना हुआ है वन महोत्सव। तो वन महोत्सव में भी क्या मोटिव होता है कि हर एक पर्सन को एक प्लांट ग्रो करना है, उसकी टेक केयर करनी है। तो अगर हर एक साल में एक पर्सन एक प्लांट ग्रो करेगा तो हर साल जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने करोड़ों हमारे पास क्या लग जाएंगे, ट्रीज लग जाएंगे। ठीक है ना, एक पर्सन को तो एक ही लगाना है, लेकिन बाकी एक पर्सन के एक ट्री लगाने से, एक प्लांट लगाने से हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है, तो आप उसको देखो करोड़ों से भी ज्यादा एक ही साल में हमारे पास क्या लग जाएंगे, प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। ये पर्पस है सिल्वीकल्चर का और यही पर्पस है किसका, वन महोत्सव का। इजंट इट? कोई डाउट है अब इस टॉपिक में? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इसका डाउट पूछ सकता है, अगर नहीं डाउट है तो फिर हम आगे चलते हैं। हमारा सेकंड रिसोर्स है वाटर। एज यू नो हमारे पास बहुत अमाउंट में वाटर है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड वाटर सोर्सेस जो हैं वो सिर्फ रिवर्स है, लेक्स है। हम ओशन में तो पानी लेने नहीं जाते, हम समुद्र का पानी तो नहीं लेने जाते। तो ओशन और सी हमारे जितने मर्जी बड़े वाटर के सोर्सेस हो, लेकिन हम पानी कहाँ से लेते हैं, रिवर में। लेक्स हो गई हमारे, और क्या हो गए हमारे, पॉन्ड्स। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है आपकी, रिवर। ये आपके कौन से सोर्स है, ग्राउंड वाटर सोर्सेस। राइट, ये आपके कौन से सोर्सेस है, ग्राउंड वाटर सोर्सेस। जब हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेस इतने कम है, अब हर सिटी में तो रिवर नहीं है ना,
हर सिटी में रिवर तो नहीं है ना। तो जब हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेज इतने कम है, इतना हमारा फ्रेश वाटर कम अमाउंट में है, तो हमें उस वाटर को क्या करना है, सेव करना। उस वाटर को सेव क्यों करना है, क्योंकि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी 1% है और हमारी अर्थ पे 70% वाटर। तो 1% वाटर से हमारा जो सारा लाइफस्टाइल है और हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो प्लांट्स हैं और हमारे एनिमल्स हैं, सिर्फ उसी 1% से चल रहे हैं। और उस 1% में वाटर आता कहां से है, रेन से। उसमें वाटर कहां से आता है, बोलो, क्या सोर्स है हमारा, रेन है। उसका सोर्स हमारा क्या है, रेन। लेकिन रेन हमारे कंट्री में बारिश जो है वो सारा साल होती है। बोलो बोलो, रेन हमारे यहाँ पर सारा साल होती है। बोलो जल्दी से, सारा साल तो नहीं होती ना हमारे यहाँ पे रेन। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हमारे रेनी डेज कौन से है, 3-4 मंथ्स। अब 3-4 मंथ्स में जब हमारे पास रेन जो है आती है, तो हमें उस वाटर को पूरा साल यूज करना है। उस वाटर को पूरा साल यूज करने के लिए हमें उस वाटर को कलेक्ट करना पड़ेगा, हमें उस वाटर को स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम उस वाटर को स्टोर करेंगे, हम उस वाटर को कलेक्ट करेंगे, किस लिए करेंगे, लेटर यूज के लिए। किस लिए करेंगे, बोलो जल्दी से, लेटर यूज के लिए। जब हम लेटर यूज के लिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, लेटर यूज के लिए हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। उस मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो, क्या कहते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस मेथड को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 2 मेथड्स कराए हुए हैं। एक मेथड मैंने कौन सा कराया है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराना मेथड जो शुरू से चलता है, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घरों में नहीं लगे। अब मेट्रो सिटीज में जितने भी घर बन रहे हैं, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो और आप ये कहते हो भाई इनके यहाँ बारिश आती है और घर के बाहर पानी इकट्ठा होता ही नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर बारिश आती है तो इतने इतने फुट पानी इकट्ठा हो जाता है और कितने कितने फुट खड़ा रहता है, क्योंकि वहां पर जो रूफ पे पानी होता है या आपके ओपन एरिया का पानी है, वो कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कैसे चला जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। क्या है, मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और अगर आपके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, तो आपने अपने रिसोर्स को सेव तो करना ही है। तो आप अपने रिसोर्स को कैसे सेव करोगे, आप अपने रिसोर्स को सेव करने के लिए जब बारिश आएगी तो आपके घर में जितनी भी बकेट्स पानी की खाली है, टब्स पानी के खाली है, उनको आप ऊपर एरिया में रख दोगे ताकि वो पानी से भर जाए। अगर हर घर में ऐसा होगा तो कितनी लाखों की संख्या में बकेट्स पानी की भर जाएंगे। तो कितना पानी हमने सेव कर दिया। अगर हम उस पानी को सेव ना करते तो किसमें चला जाता, सीवेज में। लेकिन समझ में आ रहा है, वो कहाँ चला जाता, सीवेज में। और सीवेज में जाकर क्या बन जाता, वेस्ट वाटर। सीवेज में जाकर क्या बन जाता बेटा, वो वेस्ट वाटर बन जाता। इसलिए हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है फॉर द लेटर यूज। इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस तरीके से हम अपने जो वाटर है उसके सोर्सेज को सेव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि आपने सुना होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन, सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन का क्या मतलब है, क्या पर्पस होता है ड्रिप इरिगेशन का, बताना सर।
इरिगेशन का क्या पर्पस होता है? क्योंकि प्लांट्स को पानी भी मिल जाए और पानी वेस्ट भी ना हो। और स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या यूज होता है? यूज होता है ताकि हम वेस्टेज को क्या कर सके, रोक सके, वेस्टेज को स्टॉप कर सके, वेस्ट वाटर ना हो। आई मेरी बात समझ? कोई डाउट है इसमें आपको? बोलो जल्दी से। तो वाटर हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जो ग्राउंड लेवल भी है और अंडरग्राउंड भी है। अगर वो सीवेज में ना जाकर कहां जाएगा बेटा? अंडरग्राउंड चला जाएगा। सीवेज में ना जाकर अंडरग्राउंड चला जाएगा तो वो हमारा क्या इंक्रीज करेगा? बोलो जरा। वाटर टेबल क्या इंक्रीज करेगा बेटा? वो हमारा वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है? लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज अवर वाटर टेबल। अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज करते हैं? कौन बताएगा? अंडरग्राउंड वाटर कैसे यूज किया जाता है? बोलो जल्दी से। किसकी हेल्प से? है डग वेल्स की हेल्प से। सुना हुआ है? टॉप चैप्टर हो रखा है। वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, डग वेल्स है, ठीक है। जितना भी पानी हम इसके थ्रू यूज, हैंडपंप्स है, जितना भी हम वाटर इसके थ्रू यूज करते हैं वो हम कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर थोड़ी यूज कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर तो रिवर का है। कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं हम? बोलो जल्दी से। अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो सीवेज में ना जाकर, और अगर सीवेज में भी जा रहा है तो उसको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू पास करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी वेस्टेज को कम कहाँ भेजेंगे? वाटर सोर्सेस में भेजेंगे। इस तरीके से हमारे जो रिवर है, पोन्स है, ऐसे वाटर सोर्सेस क्या रहेंगे बेटा? सेव रहेंगे। तो आज हमने कौन कौन सा टॉपिक करा? वाटर। और दूसरा टॉपिक कौन सा करा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनी डाउट? चलो, नाउ आई एम लीविंग द मीटिंग।